मैं सोनिका इंस्पायरिंग विमेन सीरीज में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। और आज हमारे साथ हैं अनमोना गुप्ता जी, जो एक योगा एंड फिटनेस ट्रेनर हैं, न्यूट्रिशनिस्ट हैं और एक हीलर भी हैं। आज के टाइम में हेल्थ कॉन्शियस होना बहुत ज्यादा जरूरी हो गया है। हम सबका शेड्यूल इतना ज्यादा बिजी रहता है कि हम लोग अपनी सेहत पे बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे पाते हैं। लेकिन जब हम लोग हेल्थ की बात करते हैं तो मेरे मन में हमेशा एक क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज हेल्थ। हेल्थ होती क्या है? तो हेल्थ क्या होती है? हेल्थ इज द कंडीशन ऑफ ए पर्सन्स बॉडी और माइंड। जब हम हेल्थ की बात करते हैं तो हम यहाँ पे मानसिक और शारीरिक दोनों तरह की हेल्थ की बात कर रहे होते हैं। अगर आप मानसिक और शारीरिक दोनों रूप से स्वस्थ हैं तो ही आप हेल्दी हैं। कभी कभी हमें लगता है कि नहीं, हम तो बहुत ज्यादा अच्छा खाना खा रहे हैं तो हम मतलब फिट रहेंगे, या फिर हम बहुत ज्यादा एक्सरसाइज कर लेते हैं तो हम फिट रहेंगे, लेकिन ऐसा नहीं है। आपको अपनी मेंटल हेल्थ पे भी उतना ही ध्यान देना होता है और अपनी फिजिकल हेल्थ पे भी। इसी पे आज बात करेंगे अनमोना गुप्ता जी से, जो एक सर्टिफाइड योगा ट्रेनर है। एक मेडिटेट भी वो कराती हैं, हील थेरेपी भी वो देती हैं। तो किस तरह के मतलब कस्टमर उनको मिलते हैं, किस तरीके से वो डील करते हैं, तो आज जानते हैं अनमोना जी की लाइफ की जर्नी के बारे में कि कैसे उनकी एज ए फिटनेस ट्रेनर उन्होंने करियर की शुरुआत करी। तो मैं अनमोना जी आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ इंस्पायरिंग वीमेन सीरीज में। Thank you so much. It's an honor to be here. जी मैम, अपना एक बेसिक इंट्रो दे दीजिए कि आप कहाँ से बिलोंग करते हैं, आपका बचपन कैसा था, फैमिली कैसी? बिल्कुल। मैं एक छोटे से शहर धनबाद से बिलोंग करती हूँ, जो कि झारखंड में पड़ता है। और मैं एक बंगाली फैमिली से बिलोंग करती हूँ। हालांकि शादी बाद में बनिया फैमिली में हुआ और जॉइंट फैमिली में पली बड़ी हूँ। सबकी बहुत लाडली रही हूँ। आज भी सबसे सबसे ज्यादा लाडली मैं ही हूँ घर में, क्योंकि सबसे बड़ी हूँ और इकलौती बेटी हूँ अपने मम्मी पापा का। लेकिन क्योंकि जॉइंट फैमिली था तो बहुत सारे चाचा चाची से घिरी हुई थी। और फैमिली बैकग्राउंड ऐसा है कि सब लोग बहुत लिबरल रहे हैं। मतलब मेरे घर में शायद मैं ही सबसे ज्यादा मतलब सबसे कम नौकरी की करा है मैंने। हालांकि मेरी मम्मी मेरे चाची लोग सब नौकरी पेशा हैं और सब सब रिटायर्ड हैं। मम्मी तो रिटायर्ड प्रोफेसर हैं और पापा भी मेरे इंजीनियर रहे हैं। चाचा लोग भी वेल सेटल्ड हैं। कजिन्स हैं बहुत, मतलब चाचा लोग के जो बच्चे लोग हैं वो हैं। और मेरी दादी सबसे ज्यादा क्लोज थी मेरी। हालांकि बहुत पुराने जमाने की है, लेकिन उनका जो थॉट प्रोसेस था बहुत लिबरल था। तो क्योंकि सबसे ज्यादा क्लोज मैं दादी की थी और बाकी सब लोग वर्किंग थे, तो टाइम सबसे ज्यादा मैंने दादी के साथ बिताया। और जो भी कैरेक्टर जो बोलते हैं मेरे में है, वो कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा उनसे इंस्पायर है। क्योंकि उन जमाने में शायद दादी अपना मन की कर नहीं पाई। हालांकि वो लिटरेट थी, मतलब वो 10th तक वो पढ़ी थी और उनको बहुत ज्यादा शौक था सितार का, बहुत अच्छा सितार बजाती थी। लेकिन उन जमाने में आ, लड़की का नाच गाना या पढ़ना या मतलब बाहर जाना उतना अलाउड नहीं था, तो कहीं ना कहीं वो दब गया था। लेकिन ये जो माइंड का एक ओपननेस होता है ना, वो उनसे सीखा मैंने और वो कहीं ना कहीं मेरे में ट्रांसफर हुआ है। और तो इसीलिए और वो बहुत खुशमिजाज थी। मतलब उनको देख के कभी लगेगा नहीं कि कुछ चल रहा है या कुछ बीता है उनसे। तो वही चीज शायद इनकलकेट किया मैंने कि जिंदगी है तो अप्स एंड डाउन आएंगी, लेकिन उसको कैसे हंसते हुए बिताना है वो इम्पोर्टेंट है लाइफ में। तो बहुत अच्छा कल्चरली रिच फैमिली से बिलोंग करती हूँ, रिच जगह से बिलोंग करती हूँ, क्योंकि धनबाद इटसेल्फ वहाँ पे बहुत सारे कल्चर्स हैं। है तो वो बिहार और झारखंड का पार्ट, लेकिन क्योंकि वो बंगाल से सटा हुआ है तो एक मिक्स कल्चर हमेशा से रहा है। और कॉलोनी में भी बहुत सारे कल्चरल फंक्शंस होते थे। तो एज अ गर्ल चाइल्ड इनफैक्ट, तो कभी भी ना मुझे ना मेरे सोसाइटी में मतलब ऐसा कुछ महसूस हुआ कि इनको ये नहीं करना चाहिए, इनको वो नहीं करना चाहिए। गर्ल्स स्कूल में पढ़ी बड़ी हूँ, लेकिन उसके अलावा सब कुछ किया है। मतलब थिएटर किया है, डांस किया है, लड़कों के साथ क्रिकेट फुटबॉल भी खेला है। तो मजे की जिंदगी थी। कठिनाइयां भी थी, ऐसी बात नहीं है कि नहीं थी, लेकिन उसको
उतना ज्यादा तवज्जो नहीं दिया, तो कभी हार्डशिप ऐसा महसूस नहीं हुआ। ये था छोटा सा एक जर्नी बचपन का मेरा। जी, ये पहली बार मतलब मैं किसी ऐसे गेस्ट से आज मिल रही हूँ जिसका बचपन इतना ब्यूटीफुल है, जिसकी फैमिली इतनी लिबरल थी। जहाँ क्योंकि ये विमेन एम्पावरमेंट पे बेस्ड ये प्लेटफॉर्म है, तो यहाँ पे जितने भी गेस्ट आते हैं सारी लड़कियों के कहीं ना कहीं बचपन से जुड़ी प्रॉब्लम सामने आती है कि नहीं, मतलब फैमिली इतनी लिबरल नहीं थी कि करियर आप कुछ भी बना सकते हो। कुछ रेस्ट्रिक्शंस हम लोग कल्चरली फॉलो करते हैं कि आप शादी के बाद ही कर सकते हो जो कर सकते हो। लेकिन बहुत अच्छा लग रहा है मैम आपसे मिलके कि आपका बचपन इतना ब्यूटीफुली आपने जिया है। तो आई थिंक सबका बचपन ऐसा ही होना चाहिए, सबकी फैमिली की सोच ऐसी हो कि लड़की लड़का कुछ नहीं होता है, सबको अपनी लाइफ को इक्वली जीने का हक है। मैम आपकी हाँ, हॉबीज क्या क्या है? जैसे कि मैंने अभी बताया और आपने भी अप्रिशिएट किया कि लाइफ ब्यूटीफुल तभी हो सकती है जब जब आप उसको सोचते हैं। और छोटा सा जी। मैंने थोड़ा सा हिंट भी दिया था कि बहुत सारी चीजें स्मूथ नहीं थी, बहुत सारी चीजें मेरे अकॉर्डिंग नहीं था। तो वहीं पे हॉबीज की अगर मैं बात करूं तो मेरा बहुत सारे हॉबीज बचपन में थे जो कि बड़े होते होते दब गए। कहीं ना कहीं वो लड़की वाला जो है, ऐसा नहीं है कि सोसाइटी में आज नहीं है, मॉडर्न सोसाइटी में भी है, चाहे आप कितना भी लिबरल हो जाओ। तो उसमें थिएटर करना मुझे बहुत पसंद था, पेंटिंग करना मुझे बहुत पसंद है। और गाना एक जमाने में गाती थी, और आज के डेट में गाना सुनना मुझे बहुत पसंद है। एक मूड फ्रेश हो जाता है अगर अच्छा म्यूजिक आसपास हो तो हॉबीज ये सब थी। और किया मैंने सब अपने हॉबीज को बहुत दिन तक कंटिन्यू किया। उसके बाद कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ रीजंस के साथ वो छूटती चली गई। आज तो परिवार वाले हो गए तो कहाँ इतना टाइम मिलता है। लेकिन है, ये सारे हॉबीज अभी भी हैं। जी, कहीं ना कहीं हम लोग ये कहेंगे कि एक लड़की को ही मतलब शादी के बाद उसकी लाइफ इतनी बिजी हो जाती है, बच्चों का ध्यान रखना, घर का ध्यान रखना, तो हम अपने शौक कहीं ना कहीं छोड़ देते हैं, खुद ही छूटते चले बिल्कुल। जाते हैं। तो हम्म। इन चीजों का कुछ ना कुछ सॉल्यूशन आई थिंक हमें देखना चाहिए कि हमारी बेटियां ये फेस ना करें, जो वो अपनी बिल्कुल। लाइफ को फुली जिए। तो किस बिल्कुल। तरह की सोसाइटी मतलब बिल्डअप होनी चाहिए, और ये हमारी फैमिली से ही स्टार्ट होता है। जब हम अपने घर से ये चीजें स्टार्ट करते हैं कि एक लड़की को भी वो कल्चर मिले कि वो अपना करियर भी बनाए, अपने हॉबीज को भी पूरा करे, अपनी लाइफ को बिल्कुल। पूरे तरीके से जिए, तो वो अभी हमारी सोसाइटी में पूरी तरीके से मैं कहूँगी नहीं आ पाया है। हाँ। जी हाँ, जी हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। जी मैम, आपकी एजुकेशन के बारे में कुछ बताइए मैम। एजुकेशन, जैसे कि मैंने बताया, धनबाद में मैंने अप टू 12th किया। उसके बाद ग्रेजुएशन मैंने दिल्ली यूनिवर्सिटी में किया, मिरांडा हाउस से। यहीं पे एक छोटा सा जो बाधा है वो मैं थोड़ा सा बताना चाहूंगी। बहुत दिल से इच्छा थी कि डॉक्टर बनूं, और साइंस लेके पढ़ना चाहती जी। थी। लेकिन मैथ्स में बहुत कमजोर थी। और तो मम्मी ने बोला कि नहीं, तुमसे नहीं हो पाएगा, तो तुम साइंस मत लो, तुम आर्ट्स ले लो 12th में। तो अब हमारे जमाने में क्या है कि पेरेंट्स ने जो बोल दिया वो मानना है। मतलब हम कभी बहस नहीं करते थे आज के हम्म। जमाने की तरह, क्योंकि उतना लॉजिक नहीं आता था हमें। तो चुपचाप मान जी। लिया। लेकिन फिर भी आर्ट्स में भी मैंने साइकोलॉजी लिया, क्योंकि वहां कुछ ना कुछ साइंस से रिलेटेड था, मेंटल हेल्थ के रिलेटेड था, तो कहीं ना कहीं वो अट्रैक्ट करता था। फिर बहुत अच्छे मार्क्स भी आए थे 12th में, ग्रेजुएशन 12th के बाद ग्रेजुएशन में साइकोलॉजी लेने के। लेकिन फिर जमाना कहने लग गया पापा को कि क्या पागल का डॉक्टर बनाओगे क्या अपने बेटी को। तो तो फिर से वो मेंटल जो ब्लॉकेज है वो आ गया। तो उन्होंने बोला कि नहीं नहीं नहीं, ये ऐसा नहीं चलेगा। और एक एक तो ऊपर मतलब घर छोड़ के इतना दूर दिल्ली पढ़ाई करने जा रहे हो, और ऊपर से ऐसा सब्जेक्ट नहीं चलेगा। इससे अच्छा तुम ज्योग्राफी ऑनर्स लो। वैसे भी मिरांडा हाउस में नाम आ गया, बहुत अच्छा कॉलेज है, तो वहां पे जाना है। फिर से चुपचाप मान लिया, ग्रेजुएशन कर लिया ज्योग्राफी में। लेकिन मन के अंदर वो सब चीजें चल रही थी कि कहीं ना कहीं एक डॉक्टरी से रिलेटेड, हेल्थ से रिलेटेड कुछ ना कुछ इंटरेस्ट बचपन से ही था। लेकिन लाइन नहीं मिल रहा था कि क्या करें, क्योंकि ग्रेजुएशन भी ऐसा हो गया, 12th भी ऐसा कर लिया। फिर
मैंने मतलब ताल्लुकात तो था न्यूट्रिशन बिजनेस से, हेल्थ से रिलेटेड बिजनेस से, तो कहीं ना कहीं फिर मुझे क्लिक किया कि न्यूट्रिशनिस्ट करके भी कुछ होता है करके। तो उसमें फिर छानबीन जी। चालू किया मैंने। तो उसके बाद न्यूट्रिशनिस्ट का कोर्स किया, बहुत सारे छोटे छोटे कोर्सेज किए, थोड़े दिन नौकरी भी किए, कॉल सेंटर में, कॉल सेंटर टाइप जो नौकरी होता है ग्रेजुएशन के दौरान ही। तो पैसा उस टाइम बहुत जी। अट्रैक्ट करता है एज अ यंगस्टर। तो कहीं ना कहीं मैंने अपने ग्रेजुएशन का पढ़ाई भी उसमें नुकसान किया मैंने, वो नौकरी के चक्कर में। तो थोड़ा सा लाइफ उस टाइम ना डिसबैलेंस हो गया था, क्योंकि एक तो मन का चीज मिला नहीं मुझे, ऊपर से वो पैसा अट्रैक्ट कर लिया, हम्म। ऊपर से मैं चाहती थी कि हेल्थ में ही कुछ करूं। तो हाफिजत चल रहा था हम्म। कहीं ना कहीं जो चीजें हैं। उसके बाद पापा ने फिर दोबारा से घर बुला लिया कि बहुत हो गया, अब कुछ इधर उधर चल नहीं रहा है, तुम वापस ही आ जाओ घर। तो फिर वापस आ गई घर। फिर एक फाइनेंस सेक्टर में कुछ दिन जॉब किया, टाइम पास के लिए जिसको बोलते हैं ना जॉब, क्योंकि जॉब में मेरा कभी भी रुचि नहीं रहा है। हालांकि जैसे मैंने बताया, सब महिलाएं जो घर की हैं सब नौकरी पेशा वाले थे, लेकिन मुझे था कि कुछ अपना करना है, क्योंकि वो 9 to 5 बॉस के अंडर काम करना, एक स्टेबिलिटी में वो पसंद नहीं था मैं मुझे कभी भी। तो फिर हम्म। धीरे धीरे जो है अपना एजुकेशन में मैंने ध्यान दिया, अपने स्किल्स को बढ़ाया, क्योंकि ये पता चला कि विदाउट अ डिग्री आप कुछ नहीं कर सकते। तो आपके पास जितना भी जी। नॉलेज हो, आपके पास डिग्री होना जरूरी है। और कहीं ना कहीं ये सच भी जी। है, क्योंकि जब पढ़ाई स्टार्ट किया तो मैंने देखा कि एज एन एमेच्योर जो मैं चीजें बोलती थी लोगों को, लेकिन एक ट्रेनिंग के बाद वो चीज और अच्छे से लोगों को कैसे समझा पाना, वो बहुत काम आता है। तो फिर न्यूट्रिशन में मैंने बहुत सारे कोर्सेज किए। फिर योगा में एक अपना सर्टिफिकेशन लिया, गर्भ संस्कार में एजुकेशन लिया, पिलाटेज में अपना किया, किड्स योगा में किया। और रिसेंटली अभी हीलिंग का भी मैंने एक सर्टिफिकेशन लिया कि, क्योंकि आजकल मानसिक जो तनाव है वो बहुत बढ़ गया है सोसाइटी में। तो और बिल्कुल। जी। दवाइयाँ, कितना दवाई दवाई दवाई। और ये भी मेरी दादी का ही दिया हुआ है। वो हमेशा कहती थी कि यूनिवर्स में ऐसा कुछ पावर है जो आपको चलाती हैं। तो वही फिर से दादी का बात पे हीलिंग बहुत अट्रैक्ट किया मुझे। तो ये भी मैंने जी। किया और वाकई काम करता है। तो ये मेरा थोड़ा सा बहुत हम्बल सा एक एजुकेशन बैकग्राउंड है ऐसे। जी मैम, एज ए फिटनेस ट्रेनर करियर की शुरुआत कैसे हुई? अ, मेरी फैमिली में बहुत डिसिप्लिन था पहले से ही। मतलब मेरे घर में 9 बजे खाना, उसके बाद 9:30 बजे लैंडलाइन का जो केबल है ना वो भी निकाल दिया जाता था, कि ताकि स्लीप में कोई ओके। डिस्टरबेंस ना हो। तो जी। पापा हमेशा से इस चीज में बहुत स्ट्रिक्ट रहे हैं, मतलब किस टाइम क्या चीज करना। तो कहीं ना कहीं हम्म। आपका जो एक डिसिप्लिन रूटीन होता है वो आपको हेल्थ को इम्पैक्ट करता है, और मेंटल हेल्थ एंड फिजिकल हेल्थ बोथ। और मेरे पापा हमेशा से बहुत फिट रहे हैं। ऐसा नहीं है कि वो खाना पीना कम करते हैं, दबा के खाते हैं आज भी, लेकिन साथ साथ क्या है कि अपना सेहत का ध्यान रखते हैं, वॉक करते हैं, एक्सरसाइज तो नहीं करते हुए देखा कभी। और आज 83 है उनका एज, और आज भी वो स्कूटर चलाते हैं। और कभी भी धूप में, बारिश में, कभी भी आप उनको कोई भी काम दो, ही इज ऑलवेज रेडी टू गो। तो ये इंस्पिरेशन पापा से आया मुझे। और मेन जब मेरा पहला बच्चा हुआ, बेटा हुआ, उसके बाद नेचुरली क्या है कि वेट बढ़ ही गया था, सबका बढ़ ही जाता है, और बहुत ज्यादा बढ़ गया था। फिर जी। पापा ही टोकने लग गए कि क्या मोटी हो जा रही हो, मोटी हो जा रही हो, मोटी हो जा रही हो। तो सुनने में बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था। हाँ, तो बिल्कुल भी नहीं वो था लगता मेरा। है। जी। तो न्यूट्रिशन में तो ज्ञान था ही। और उसके बाद फिटनेस में भी अलग से ध्यान देने लग गई मैं, कि कैसे अपने आप को फिट रखे। लेकिन जिम मुझे कभी भी अट्रैक्ट नहीं किया था, क्योंकि मैं हमेशा से बिलीव ये करती हूँ कि मुझे घर देखना है, मुझे बच्चे देखने हैं, और सब कुछ देखना है। उसके साथ साथ जिम वाला जो पार्ट है वो मुझे कभी सूट नहीं किया, तो जिम में नहीं जाना चाहती थी। तो अब घर में क्या किया जाए फ्री हैंड। तो पता चला जी योगा भी ऐसा कुछ चीज होता है। हालांकि योगा में मुझे विश्वास नहीं था, क्योंकि योगा एक बहुत, जो मैंने देखा था आउटर वर्ल्ड से, बहुत स्लो स्लो और एक ही चीज को करते रहते थे। तो मुझे लगता था इससे वेट लॉस कैसे हो सकता है, ये तो पॉसिबल ही नहीं है। लेकिन फिर मैंने जब जी। ट्रेनिंग ली, तब पता चला कि नहीं, वाकई जो हमारा एंशियंट योग है, जो कि
हर तरीके का वर्कआउट का एक इजाज है। आप अगर जुम्बा को भी देखे, आप अगर एरोबिक्स को भी देखे, तो कहीं ना कहीं जड़ जो है वो योग ही है। तो उससे फिर शुरुआत की मैंने, ट्रेनिंग ली, फिर मैंने अपने आप को पहले तो फिट किया। हालांकि बहुत ज्यादा फिट तो मैं अपने आप को नहीं बोलूंगी आज भी, लेकिन शुरुआत वहीं से थी कि इंस्पिरेशन वहां से आया अपने आप से ही, और पापा के धमकी से। तो स्टार्टिंग फिटनेस ट्रेनर का वहां से हुआ। जी, आजकल हम सब लोग कोरोना पेंडेमिक से जूझ रहे हैं। बहुत ही मतलब सबका शेड्यूल, सबका रूटीन बिल्कुल चेंज हो गया है। पहले सब लोग बाहर घूमने जाते थे, ऑफिस जाते थे, बच्चे स्कूल जाते थे, अभी वर्क फ्रॉम होम, स्कूल फ्रॉम होम। तो पूरा घर में मतलब समझ लो एक जेल की तरह हम लोग जी रहे हैं पिछले 2 साल से। तो एज ए फिटनेस ट्रेनर और न्यूट्रिशनिस्ट आप क्या एडवाइस करोगे कि इस पेंडेमिक में किस तरह हम लोग अपने आप को हेल्दी और फिट रख सकते हैं, मेंटली और फिजिकली? क्या चीजें हैं जो अगर हमें आप, अपने रूटीन में ऐड करनी चाहिए? जी हाँ, बिल्कुल, ये आपने बिल्कुल सही बोला। अभी पैंडेमिक के बाद सबको एक झटका सा लगा। मतलब मैं बोलूँ कि पैंडेमिक ने बहुत सारी चीजें हमसे छीन ली है, लेकिन कुछ अच्छी चीजें भी दे दी हैं। जैसे कि हेल्थ के बारे में सोच रहे हैं आज की डेट में लोग, पहले नहीं सोचते थे, पहले टेक इट फॉर ग्रांटेड था। लेकिन अगर आप हमारी इंडस्ट्री से किसी से भी पूछेंगे, तो पहले भी हमारा जवाब वही था जो आज है। आप कितना भी बिजी हैं, आपका शेड्यूल कितना भी रॉकिंग है, कुछ भी है, लेकिन आपको अपना हेल्थ को प्रायोरिटाइज करना ही पड़ेगा। अब ये आपको देखना है कि आप कैसे अपना टाइम निकालते हैं, क्योंकि मुझे लगता है कि सब लोग 18 इयर्स अबव हैं, एडल्ट हैं, तो अपने आप को मैनेज करना सबको आना चाहिए। तो और स्पेशली लेडीज के लिए मैं बोलूंगी कि यार, हम लेडीज तो मल्टीटास्कर होते हैं, हमें जरूरत नहीं पड़ती कि कोई चीज रोके। मतलब हम किचन भी देख रहे हैं, हम बच्चों का पढ़ाई भी देख रहे हैं, हम हस्बैंड को भी देख रहे हैं, लेकिन अपने आप को देखना भूल जाते हैं। तो ये बहुत बहुत जरूरी है कि कहीं ना कहीं हम अपने आप को टाइम दें थोड़ा सा, और अपना सेहत का ध्यान रखें, क्योंकि अगर हम अपना सेहत का ध्यान रखेंगे तो ही हमारा परिवार में भी जो है अच्छी सेहत होगी। मतलब बच्चे भी अच्छा खाएंगे, बच्चे भी हमें देखेंगे। और अपना सेहत सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि अगर आप खुद का ही हेल्प नहीं कर पाओगे, वो तो एरोप्लेन में वो बोलते हैं ना कि अगर कोई झटका वटका या कुछ भी टर्बुलेंस आए, तो पहले अपना देखिए, अपना मास्क देख वो कीजिए, उसके बाद दूसरों का हेल्प कीजिए। तो हेल्प वही कीजिए हाल जी। है। हाँ, तो अपना सेहत को तो इम्पोर्टेंस देना ही चाहिए। और ऐसा नहीं है कि टाइम नहीं है, देखिए सबके पास वही 24 घंटा है। कई लोग करते हैं, कई लोग नहीं करते हैं। अब जो नहीं करते हैं वो उनको सीखना चाहिए कि कैसे कर सकते हैं, क्योंकि सबका टाइम, सबका शेड्यूल अपने आप में बहुत ही अलग है। तो मैं ऐसा सामने वालों को नहीं बोल सकती कि आप ये वाला टाइम लो, शायद वो वाला टाइम उनके पास कोई किसी और चीज के लिए है। तो वो आपको खुद को देखना है कि आप कौन सा टाइम आप निकाल सकते हो अपने लिए। तो जी पैंडेमिक ने ये तो हमें सीख दे दी है कि भाई अपना जो है ख्याल रखिए पहले, उसके बाद परिवार भी अच्छा ही रहेगा, ऐसी कोई बात नहीं है। अच्छा, कितना टाइम मतलब किसी जैसे ऑफिस वर्किंग है या फिर लड़कियां भी घर से काम कर रही हैं, लेडीज भी पेंडेमिक की वजह से, तो कितना एक मिनिमम टाइम अपनी हेल्थ को देना चाहिए कि इतना टाइम तो आप, जरूरी है कि आप इतना टाइम तो एक्सरसाइज करो ही, इससे ज्यादा फिर आप मैनेज कर सकते हो तो ठीक है, नहीं तो कितना एक मिनिमम वो होना चाहिए टाइम का स्लॉट कि इसको बिल्कुल अपने लिए रखें और ये आपकी सेहत के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है? देखिए, वैसे तो मेरे पास जो लेडीज आती हैं वर्किंग, खासकर पैंडेमिक से पहले और अभी पैंडेमिक के बाद, तो लेडीज मुझे ये बोलती हैं कि यार मैं तो ऑफिस पैदल जाती हूँ और मैं घर का भी काम इतना कर लेती हूँ, तो मेरा तो वर्कआउट उसी में हो जाता है। तो पहली बात तो ये वाला कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर कर देती हूँ कि बाहर घूमना, बाहर शॉपिंग में जाना, बाहर ऑफिस के लिए जाना और घर का काम करना और वर्कआउट, ये दोनों चीजें बहुत अलग है। क्योंकि वहां वर्कआउट में क्या होता है कि आप अपने बॉडी पे ध्यान देते हैं, मतलब मेंटली आप अपने शरीर के साथ हैं, तो आप ब्रीदिंग भी उसी हिसाब से कर रहे हैं। तो उसको बोलते हैं असली कसरत।
जिसको मैं बताऊं, जी तो वो होता जी है कि वर्कआउट आप उसको बोलते हैं, ना कि घर का काम को, ना कि ऑफिस जाने का। जहां तक टाइम की बात है, अगर मैं किताबी भाषा में बोलूं तो 30 मिनट्स इज द मिनिमम टाइम जो आपको अपने शरीर को देना चाहिए। लेकिन मैं यहाँ पर किताबी नहीं बोलूंगी, मैं बोलूंगी 40 से 45 मिनट आप अपने बॉडी को दीजिए कम से कम। क्यों मैं ये चीज बोल रही हूँ, क्योंकि अगर मैं 30 मिनट्स बोलूं तो उसमें क्या है कि अपना जॉगिंग पैंट डालना, अपना बॉल लेना, और म्यूजिक सेटअप करने वरने में जो वो 5-10 मिनट होते हैं ना, वो भी लोग 30 मिनट्स में काउंट कर लेते हैं। तो बचता अपने पास 20 मिनट है। तो कुल मिला के जो आपको टाइम अपने आप को देना है वो 40 to 45 मिनट्स है। अगर आप 1 घंटा दे सके तो बहुत ही बढ़िया है। मैं यहाँ पे एक और चीज बोलना चाहूंगी, कई कई लोग जो है मुझे बोलते हैं मैं तो 2-2 घंटे 3-3 घंटे भी योग करती हूँ। उतना जरूरत नहीं है, टू बी वेरी फ्रैंक। क्योंकि कहते हैं ना कि ओके बहुत बहुत ज्यादा चीज और बहुत कम चीज, मतलब कोई चीज ज्यादा करना और कम करना दोनों ही नुकसानदायक है। तो योग नुकसान तो नहीं करता है, लेकिन जरूरत नहीं है। एक मॉडरेट, अगर आप घर संसार वाले लेडीज हैं, वर्किंग लेडीज हैं, या स्टूडेंट है, कोई कोई भी है, तो 1 घंटा से लेके 1.25 घंटा मैक्सिमम बहुत बहुत काफी है अपने बॉडी को फिट रखने के लिए, और मिनिमम 40 मिनट। जी, ये आपने बहुत ही आज ब्यूटीफुल एक बात बताई है कि ऐसा नहीं है कि आप 2-3 घंटा एक्सरसाइज करते हैं तो ज्यादा इफेक्ट आपकी बॉडी पर आता है। एक बैलेंस आपकी लाइफ में होना चाहिए, वही सही जी। तरीके से आई थिंक काम करता है। ओके, अगर कोई बिगनर है कि भाई जिसने पहले योगा किया नहीं है, अगर कोई बिगनर योगा स्टार्ट करना चाहता है तो कैसे वो कर सकता है? क्या वो शुरुआती उसको चीजें अपनानी चाहिए योगा के दौरान? ओके, ये बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपने पूछा, और मैं चाहूंगी कि लोग इसे सुने, क्योंकि ये इम्पोर्टेंट है। आज के जमाने में डिजिटलाइजेशन इतना ज्यादा हो गया है कि हर चीज यूट्यूब में, इंस्टा में, फेसबुक में अवेलेबल है। तो अगर आप कुछ भी टाइप करेंगे हाउ टू बिगिन योगा फॉर बिगिनर्स, तो बहुत सारी चीजें आ जाएंगी आपके फिंगर टिप्स में। लेकिन ये बिल्कुल। बहुत जरूरी है जानना कि जब आप कोई भी चीज शुरुआत करते हैं तो आपके साथ एक ट्रेनर होना बहुत 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 जरूरी है। ठीक वैसे ही जैसे एक बच्चे को पेंसिल पकड़ने में अपनी माँ या टीचर हेल्प करती हैं, वो खुद से नहीं लिख पाती। हालांकि अगर हम छोड़ दें तो आज के बच्चे में इतना काबिलियत है कि वो खुद से ही कर लेगा, लेकिन फिर भी हम उसको हाथ पकड़ के सिखाते हैं। तो सेम वही चीज यहाँ पे भी अप्लाई होता है। क्यों? क्योंकि हर एक का बॉडी का टाइप, हर एक का लाइफस्टाइल बहुत ज्यादा डिफरेंट है एक दूसरे से। तो उस केस में क्या है कि आपका बॉडी को कैसे मोल्ड करना है, क्योंकि आप पहली बार कर रहे हैं, तो आपको कैसे मोल्ड करना है, आपको किस लेवल से आके लेके जाना है, आपका दिनचर्या कैसा है, तो उसमें आपको क्या क्या चीजें या बातों की ध्यान रखना है, वो आपको एक ट्रेनर बता सकेगा, ना कि यूट्यूब और ना कि फेसबुक बताएगा आपको। तो सबसे जी अहम बात ये है कि आप खुद से शुरू ना करें। आप एक कोई ट्रेनर से कंसल्ट करें और उनसे पूछे कि कैसे शुरू करना है, तो वो आपको सही तरीके से आपको गाइड करेंगे कि किस तरह से शुरू करना चाहिए। और मुझे लगता है कि आपका लाइफस्टाइल, आपका मेडिकल हिस्ट्री, और आप क्या कर सकते हैं, कहाँ, मतलब कोई आपको किसी चीज में तकलीफ है कि नहीं है, ये तीन चीजें जानना बहुत जरूरी है। और फिर आप अपना योग या पिलाटेस या कोई भी वर्कआउट का फॉर्म आप उसको शुरू कर सकते हैं। क्योंकि वो आपको, अगर मान लीजिए आपने शुरू कर लिया रैंडमली, जी कल को अगर कुछ भी इश्यूज आता है, तो क्या होता है कि कई बार हम बताते भी नहीं हैं, हम सोचते हैं कि अरे ये तो नॉर्मल है, लेकिन कई बार वो चीज खतरनाक साबित हो जाती है। तो इसीलिए, मतलब, किसी के सहायता की आपकी जरूरत है। हालांकि आप बहुत केपेबल होंगे, आप अपने आप को बहुत फिट समझेंगे, लेकिन कहीं ना कहीं ट्रेनर तो ट्रेनर ही होता है, इसीलिए पढ़ाई भी इस तरह से की जाती है और ट्रेनिंग का मॉड्यूल भी इस तरह से है। जी, कहीं ना कहीं मैं बोलूंगी कि अधूरा ज्ञान ज्यादा खतरनाक होता है। जब आप जी। आधी अधूरी चीजें यूट्यूब से या फिर जितने भी आजकल इतना मतलब ज्यादा हो गया है डिजिटल चीजें कि वहां पे आधी फेक चीजें चलती रहती हैं, तो हम कंफ्यूज कहीं ना कहीं हो गए हैं कि कौन सी चीज सही हाँ। है हमारे लिए। तो ये आपको एक अपना बिल्कुल। ट्रेनर ही बता सकता है कि आपको क्या सूट करता है और आप किस रास्ते पे आपको चलना चाहिए। हम्म। जी मैम, फिजिकल हेल्थ की बात हो गई तो मैं आपसे मेंटल हेल्थ के बारे में भी पूछना चाहूंगी कि आज
आज कोरोना के टाइम पे मेंटल हेल्थ एक बहुत बड़ा इशू बन गया है। ज्यादातर लोग जो है मेंटल हेल्थ से जूझ रहे हैं, डिप्रेशन में लोग जा रहे हैं, घर से बाहर नहीं वो जा पाते हैं, शेड्यूल चेंज हो गया है। तो मेंटल हेल्थ पे कैसे हम लोग काम कर सकते हैं, किस तरह अपने आप को मेंटली हेल्दी रख सकते हैं, उसके लिए आप क्या कहेंगी? क्या मेडिटेशन हमको करना चाहिए? क्या चीजें हैं जो हमको करनी चाहिए जो हमारी मेंटल हेल्थ को इम्पैक्ट करती हैं? बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये अगेन। मेंटल हेल्थ पैंडेमिक में बढ़ जरूर गया है, या मैं कहूँ कि शायद लोग जान रहे हैं कि मेंटल हेल्थ बढ़ गया है, लेकिन मेंटल हेल्थ पहले भी था और आज भी है कहीं ना कहीं। और आज भी जैसे कि मैंने बताया ना कि जब मैंने साइकोलॉजी लेने की कोशिश की थी तो कैसे पापा को बोला था बाहर वालों ने कि कौन सा सब्जेक्ट पे करा रही हो, वो आज भी मेंटालिटी है कि मतलब मानसिक हेल्थ का मतलब ही पागल लोग समझ लेते हैं कि ये तो मतलब पागल हो गए, पागल खाना और वो सब चीजें। सबसे हाँ, बात भी इम्पोर्टेंट नहीं बात तो करना ये है। चाहते हैं लोग, हेजिटेट करते हैं, कभी भी मेंटल बिल्कुल। हेल्थ पे कोई बात नहीं करता है सबके सामने कि पागल लोग समझ लेंगे कि इसके जी दिमाग ने काम जी ही करना बंद कर दिया है। जी, जी ये एक जी जी, धारणा है। बिल्कुल बिल्कुल वो। हाँ, और सोसाइटी में ये बहुत बड़ा एक टैबू या स्टिग्मा आप जैसे बोल सकते हैं, ये बहुत बड़ा चैलेंज है। और दूसरा चैलेंज ये है कि लोगों को ना खुद भी नहीं पता होता है कि मैं मानसिक वे में मैं हेल्दी नहीं हूँ, तो खुद को ही नहीं जी। पता होता है कई बार। ये भी एक चैलेंज है। तो सबसे पहले तो अगर आपको कहीं भी अपने आप में डिस्कम्फर्ट फील हो रहा है या आपको लग रहा है कि मुझे अच्छा फील नहीं हो रहा है, मैं शायद उतनी नॉर्मल नहीं हूँ जितना मुझे नॉर्मल होना चाहिए, तो इसका मतलब आपको थोड़ा सा रुक के खुद के ऊपर सोचना है कि ये क्या हो रहा है मेरे साथ। फिर आपको अगर लगे कि कुछ सही में शायद सही नहीं है मेरे साथ, तो आपको घर में या अपने फ्रेंड सर्कल में जो भी आपका क्लोज है उनसे बात करना है। ये बात करना बहुत इंपॉर्टेंट है फर्स्ट ऑफ ऑल। अगर आपको लगता है कि बात करके आपको सोल्यूशन मिल गया, तब तो बहुत अच्छी बात है, इससे अच्छा बात तो कुछ हो ही नहीं सकता। लेकिन फिर भी अगर आपको लगता है कि नहीं, मुझे सोल्यूशन नहीं मिल रहा है, मुझे शांति नहीं मिल रही है, मुझे वो मेंटल कामनेस जो है वो नहीं मिल रहा है, तो आपको अगेन किसी कंसल्टेंट के पास या ट्रेनर, अपने अगर आप फिजिकल एक्टिविटी कर रहे हैं तो आपको अपने ट्रेनर को बताना है कि ऐसा ऐसा है मेरे साथ। और काउंसलिंग आजकल बहुत ग्रो कर रहा है इंडस्ट्री में, तो एक मुझे लगता है कि काउंसलर एक अच्छा, अगर उनको हेल्प कर सके तो बहुत ही अच्छी बात है। जहां तक योग और वर्कआउट की बात है, तो वर्कआउट या योग जैसे कि मैंने अभी बताया कि हमारा ब्रीदिंग प्रोसेस को एनहांस करता है और हमारा मसल्स ग्रुप को खोलता है, उसको टोन अप करता है। तो कहीं ना कहीं हमारा जो स्ट्रेस लेवल है या हमारा जो मानसिक तनाव है उसको रिलीज करने में डेफिनेटली हेल्प करता है। तो जो लोग एक्सरसाइज या वर्कआउट रोज कर रहे हैं, तो उनके जो स्ट्रेस लेवल है वो ऑटोमेटिक कम होता है। लेकिन फिर भी अगर नहीं है, क्योंकि मेरे पास बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो सिर्फ और सिर्फ डिप्रेशन के कारण मेरे को ज्वाइन करते हैं कि मुझे डिप्रेशन है, मुझे कहीं ना कहीं एंगेजमेंट चाहिए या मुझे कहीं ना कहीं स्ट्रेस लेवल को रिलीज करना है, तो इसीलिए मैं आपका वर्कआउट ज्वाइन करना चाहती हूँ। तो लोगों में ये चीज, ये अवेयरनेस है, ये देख के मुझे बहुत खुशी होती है कि लोग आ रहे हैं। तो इसी तरह से अगर आपको लगता है कि आपको स्ट्रेस है, तो आप बात कीजिए, या तो कंसल्ट कीजिए या तो आप वर्कआउट शुरू कीजिए। मतलब कोई एक तरीका अपनाइए, आप अपने आप में घुटते मत रहिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट जी, चीज है। ये फर्स्ट स्टेप लेना बहुत ज्यादा जरूरी है कि किसी को अपने बारे में बताएं, तभी उन चीजों का जी आई थिंक सॉल्यूशन निकलता है। ओके मैम, मेडिटेशन के बारे में कई सारे मिथ्स हैं, हम लोग सही तरीका नहीं जानते हैं किस तरीके से मेडिटेट करना चाहिए। मतलब कुछ लोगों को तो लगता है बस एक शांत जगह देख लिया आपने, वहां पे बैठ गए, ब्रीदिंग आप कर रहे हो डीपली, दैट इज मेडिटेशन। तो वो एक मेडिटेशन नहीं है। तो मेडिटेशन का सही तरीका क्या है? एक्चुअली क्या है, मेडिटेशन एक बहुत जनरलाइज्ड वर्ड है। जैसे कि आपने बताया कि लोगों को लगता है कि मेडिटेशन एक एक्ट है, शांत जगह पे जी। बैठ के कुछ जी। प्राणायाम खुद से कर लिया और वही लगता है कि मेडिटेशन है। लेकिन मेडिटेशन एक एक्ट नहीं है। मेडिटेशन कैसा है, मतलब आपने एक बटन दबाया और लाइट ऑन हुआ, ये एक एक्ट है। लेकिन वो लाइट क्या है,
वो ही मेडिटेशन है। जो आप लाइट ले रहे हैं, जो आप लाइट को महसूस कर रहे हैं, उसको बोलते हैं मेडिटेशन। बैठ जाना या लाइट को ऑन करना मेडिटेशन नहीं कहलाता। तो मेडिटेशन एक एक्ट नहीं है, ये एक हैबिट है या एक कॉन्सिक्वेंस है, आप बोल सकते हैं इसको। तो वो आपका अगेन दिनचर्या में होना चाहिए। आप जबरदस्ती बैठ के अगर आप मेडिटेट करना चाहेंगे तो उसको सही मायने में मेडिटेट तो नहीं बोला जाएगा। हाँ, आप उसको प्राणायाम जरूर बोल सकते हैं, लेकिन उसको मेडिटेशन नहीं बोला जाएगा। मेडिटेशन कैसा होना चाहिए कि आपको नेचुरली वो चीज आना चाहिए। तो इसीलिए मेडिटेशन भी आप किस तरह से शुरू करें, अगेन विद अ ट्रेनर, क्योंकि वो आपका मानसिक स्थिति को जान रहा है। वो आप अगर मैं अपनी बात बोलूं तो मुझे पता है कि क्लास में किस तरीके का स्टूडेंट है या उनका मानसिक स्थिति क्या क्या है, क्या क्या चल रहा है अभी। तो उस हिसाब से मैं फिर अपने क्लास को डिजाइन करती हूँ। तो मेडिटेशन में शुरुआत कैसे कर सकते हैं कि गाइडेड मेडिटेशन के साथ शुरू कर सकते हैं, लेकिन अगेन गाइडेड मेडिटेशन रैंडम यूट्यूब या फेसबुक पे ना करके आप अपने अकॉर्डिंग गाइडेड मेडिटेशन करें, जहां पर क्या होता है कि ट्रेनर आपको गाइड करते रहता है स्टेप बाय स्टेप कि अभी आपको किस तरीके से बैठना है या किस तरीके से लेटना है, आपका हाथ का पैर का स्टेटस क्या होना चाहिए, आपको माइंड को किस हिसाब से चलाना चाहिए। क्योंकि बहुत बड़ा खेल जो है ना, ये दिमाग का ही है। आपका शरीर भी दिमाग ही चलाता है, दिमाग को दिमाग ही चलाता है, और इमोशंस कहीं ना कहीं उसके साथ जुड़ी होती हैं। तो उसको कैसे मैनिपुलेट करना है सही डायरेक्शन में, वो एक मुझे लगता है कि गाइडेड अगर मेडिटेशन आप शुरू करेंगे, मे बी 1 महीना 2 महीना, किसी को बहुत ज्यादा टाइम लग सकता है, क्योंकि ये आसान नहीं है। मेडिटेशन करना आसान बात नहीं है, बहुत सारे ख्याल आते रहते हैं, उसको आने देना है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन धीरे 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 एक प्रोसेस है, जब जाके आप खुद का मेडिटेशन खुद ही कर सकते हैं फिर। तो मेडिटेशन का भी शुरुआत आप एक ट्रेनर के साथ करिए, एक स्मूथ जर्नी पे जाइए। कोई हड़बड़ी नहीं है कि मुझे आज सीखा है मैंने मेडिटेशन तो मुझे कल ही आ जाना चाहिए, ऐसी कोई बात है नहीं। क्योंकि ये जैसे कि मैंने बताया एक प्रोसेस है। तो ये कई लोगों को जल्दी आ जाता है, कई लोगों को बहुत सारा टाइम लगता है। दोनों ही बात बिल्कुल सही और नेचुरल बात है, इसमें कोई घबराने वाली बात नहीं है। जी। योगा या फिर किसी भी तरह की एक्सरसाइजेज मैं बोलूंगी, जब हम लोग करना शुरू करते हैं तो 1 वीक करते हैं, 2 वीक करते हैं, उसके बाद कहीं ना कहीं एक बोरियत आ जाती है सेम चीजों को फॉलो करने में कि डेली हम लोग वही चीज कर रहे हैं। तो ऐसे कौन से टिप्स आप बता सकते हैं हमें जिससे कि वो चीज इंटरेस्टिंग लगे, जिससे हम लोग उसको कंटिन्यूटी एक दे सके? क्या वो हाँ, तरीके हमें ये अपनाने चाहिए? जी बिल्कुल। देखिए, ये मेरे साथ भी था, क्योंकि जब मैंने योगा, जैसे कि मैंने पहले भी बताया, सुना, तो मुझे लगा कि ये कैसा मतलब है कि एक शांत जगह में कुछ पोस्चर्स करते रहे करते रहे करते रहे, ये तो बहुत ही बोरिंग सा मुझे लगने लगा था। लेकिन फिर मैंने कई सारे क्लासेस भी देखे। तो कई सारे क्लासेस में क्या है कि कई क्लासेस तो बहुत स्लो मोड में जाता है, एक ही चीज बार बार कराते हैं, और कई क्लासेस इतने फास्ट होते हैं कि अपना बॉडी को अडेप्ट करने में थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो वहां पर भी क्या है, एक बैलेंस लाना जरूरी है। तो मैं अपने क्लासेस में कोशिश करती हूँ, क्योंकि मेरा क्लास एक कॉम्बिनेशन क्लास भी कहलाता है, जहाँ की मैं कार्डियो भी करवाती हूँ, एरोबिक्स भी करवाती हूँ, पिलाटेस भी होता है, योगा भी होता है, कई बार स्ट्रेस रिलीफ सेशंस बीच बीच में रख लिया, या कुछ अलग तरीके का गेम्स जिसको बोलते हैं वो इंक्लूड कर करके। तो क्लास को ना इंटरेस्टिंग बनाना बहुत जरूरी है, वरना मैं खुद बोर हो जाती हूँ अपने आप से। तो तो ये इम्पोर्टेंट है, जैसे कि खाने में मसाला होना बहुत जरूरी है तरह तरह के, तो खाना टेस्टी बनता है। तो हर चीज में, लाइफ में भी स्पाइस होना जरूरी है, अपना वर्कआउट में भी अलग अलग स्टाइल, कुछ अच्छा मूड, यू नो वेरिएशन बहुत हाँ बिल्कुल। जरूरी है, और ताकि हम खुद भी बोर ना हो जाए और सामने वाला भी बोर ना हो। जी मैम। कोरोना ने कहीं ना कहीं हमें बदल तो दिया है, लेकिन हमें डिजिटल भी कर दिया है। तो हाँ आजकल जैसे हम लोग जिम जाते हैं तो जिम कहीं ना कहीं एक उसका लोकेलिटी जो है फिक्स है कि बस इतने लोग ही जिम आ सकते हैं, लेकिन ऑनलाइन जब हम लोग जाते हैं तो इतनी मतलब आपकी जो एक पहुंच है वो इतने ज्यादा लोगों तक हो सकती है, नेशनल लेवल पे आप उस चीज को अवेयर कर सकते हो। तो आप जी। ऑनलाइन अपना अवेयर करते हैं एज ए फिटनेस ट्रेनर, तो किस तरीके से लोग आपसे जुड़ जुड़ सकते हैं ऑनलाइन?
अपने बारे में कुछ बता दीजिए मैम कि अगर कोई आपसे जुड़ना चाहता है तो कैसे वो आपको कांटेक्ट करे, कैसे वो आपसे जुड़े। पहली बात तो ऑनलाइन ट्रेनिंग, स्पेशली जब आप वर्कआउट में आप देखते हो तो बहुत ज्यादा लोगों को विश्वास नहीं होता है कि ऑनलाइन वर्कआउट कैसे कर सकते हैं, स्पेशली योगासन। क्योंकि कई कई योगासन इतने एडवांस होते हैं कि वहां पर आपको एक ट्रेनर का फिजिकल सपोर्ट होना बहुत जरूरी होता है, यू नो, कि मतलब थोड़ा सा सहारा दे दिया, या थोड़ा सा जहां पर हाथ यहाँ पर रखना चाहिए तो हाथ पकड़ के इधर कर लिया। तो वो सारी चीजें जो हैं एक फिजिकली प्रेजेंट होके जो करना होता है वो ऑनलाइन में मिसिंग है। इसके वजह से लोगों को विश्वास नहीं है। लेकिन मैं अपने बारे में बताऊं तो ऐसा नहीं है कि पैंडेमिक के बाद से मैंने ऑनलाइन ट्रेनिंग शुरू किया है। मेरा पहले से ही मतलब 5-6 साल से ही मेरा ऑनलाइन ट्रेनिंग चल रहा है। क्यों? क्योंकि मैंने स्पेशली ट्रेन किया हुआ है ऑनलाइन नहीं। तो मेरे पास ट्रेनिंग भी है ऑनलाइन का और अथॉरिटी भी है। अथॉरिटी का मतलब यही होता है कि आपको ऑनलाइन कैसे क्लास को हैंडल करना है, वो ट्रेनिंग आपको दी गई हो। तो आपको पता है कि स्क्रीन में किस तरह से व्यू करना है और स्क्रीन में चीजें किस तरह से दिखेंगी, और आपको पता होगा कि ये पोस्चर जो सामने वाला कर रहा है ये गलत है। और आपका जो ऑनलाइन का इंस्ट्रक्शंस भी होता है ना, वो भी डिफरेंट होता है एक फिजिकल मॉड्यूल से। तो वो भी ओके। एक अलग चीजें हैं कि, और उसकी भी ट्रेनिंग अलग होती है। तो मैं बताना चाहूंगी कि मेरा ऑनलाइन स्पेशलाइज्ड है और मेरा कभी भी स्टूडियो ना था ना रहेगा। तो अगर कोई भी जी। लोग मुझसे जुड़ना चाहते हैं तो वो ऑनलाइन ही जुड़ सकते हैं। पैंडेमिक से पहले मेरे पास बहुत एनआरआई आते थे, क्योंकि उनके पास वहां पर वो सुविधा नहीं थी। स्पेशली योगा वो लोग चाहते हैं और इंडियन ट्रेनर चाहते हैं, तो उनके लिए मैं अवेलेबल थी। और इंडिया में आफ्टर द पैंडेमिक क्योंकि सब कुछ ऑनलाइन हो गया, तो अभी इंडियन क्लाइंट्स भी बहुत सारे हैं मेरे साथ। और जी। बहुत प्यार मिलता है मुझे अपने क्लास के स्टूडेंट से। और स्पेशली इंस्ट्रक्शन वाइज, मतलब ऑनलाइन का इंस्ट्रक्शन ऐसा होना चाहिए ना कि आप आंख बंद कर रहे हो और आपको पता हो कि कहाँ पैर और कहाँ हाथ रखना है, सिर्फ सुन के। तो इतना क्लियर इंस्ट्रक्शन होना जी। चाहिए जो कि एक ऑनलाइन फिटनेस ट्रेनर आपको दे सकता है। और डेफिनेटली ये कोई आपका लोकेशन बाउंड नहीं है, तो आप कहीं से भी किसी भी टाइम जोन में आप जुड़ सकते हैं मेरे साथ। जैसे कि मैंने बताया कि ग्लोबली मेरा स्टूडेंट्स है, तो कहीं से भी कोई भी जुड़ सकता है। फिटोमोना करके मेरा ब्रांड है। और आप यूट्यूब में या इंस्टा में अगर फिटोमोना सर्च करेंगी तो आपको मिलेगा कि कैसा है मेरा, वो सारी चीजें। जी मैम। ओके, तो ये फिटनेस की बात हो गई। और एज ए वीमेन एम्पावरमेंट जब हम लोग बात करते हैं, वीमेन की जब हम लाइफ की बात करते हैं, तो ये मेरा क्वेश्चन मेरे आने वाले सभी गेस्ट से होता है, सारी वीमेन से होता है कि आपकी लाइफ का सबसे डिफिकल्ट मोमेंट आज तक क्या रहा है। ये क्वेश्चन मैं इसलिए पूछती हूँ मैम ताकि दूसरी विमन को भी ये इंस्पायर करें चीजें कि कितनी भी बड़ी चीज हो जाए, किस तरीके से आप उससे डील कर सकते हैं, वो तरीके हम लोगों तक पहुंचा सकते हैं कि अगर मैं कर सकती हूँ तो ऑफकोर्स आप भी कर सकते हैं। तो क्या आप शेयर करना चाहेंगी आपकी लाइफ का एक ऐसा टफ मोमेंट जो लगा हो कि भाई बहुत मुश्किल था आपके लिए, और किस तरीके से आपने उससे डील किया। हम्म, ऐसा है कि अप्स एंड डाउन सबकी जिंदगी में आता है। और जैसे कि पहले भी मैं बोल चुकी हूँ कि उस अप्स एंड डाउन को आप तवज्जो कितना देते हैं, अप्स को या डाउन को, वो आपका डिसाइड करता है लेवल ऑफ डिफिकल्टी को। तो जी। ये मुझे लोग बताते हैं, हालांकि मुझे दिल से मैं बता रही हूँ, कभी भी मुझे ऐसा नहीं लगा, लेकिन लोग ऐसे बताते हैं कि सबसे डिफिकल्ट मोमेंट मेरे लाइफ में तब आया था जब मेरा पहला बच्चा पैदा हुआ। और मुझे पहले ही दिन पता चला कि उसके हार्ट में कुछ प्रॉब्लम है। और जब बच्चा मेरा 11 महीने का था तब उसका ओपन हार्ट सर्जरी हुआ। 15 दिन हॉस्पिटल में थी। और वो जो किड्स वार्ड था उसमें अकेली मैं मम्मी थी जो अपने बच्चे का ड्रेसिंग भी करती थी, यहाँ से सुई निकालना, गले में पाइप डाल के पेट से पाइप निकालना, मतलब सारा नर्स का काम मैं करती थी। तो
तो अगर ये कोई सुनता है तो बोलता है तुमने कैसे किया, लेकिन जब मैं कर रही थी तो वो पावर था, वो सिर्फ और सिर्फ एक यूनिवर्सल पावर था जो मुझे मेरा हाथ नहीं कांपा, मेरा दिल नहीं डगमगाया और मेरे आंख में आंसू भी नहीं आए। तो वो कहीं ना कहीं क्योंकि मेरा बच्चा ऐसा बच्चा था कि वो डॉक्टर को देखते या नर्स को देखते इतना जोर से चिल्लाता था, नर्स खुद ही बोलती थी मैम आप इसको हैंडल कीजिए, हमसे नहीं होगा। तो और मुझे लगता है कि ये ना भगवान हमें ऐसे बनाते ही हैं, मतलब मैं हमेशा से बोलती हूँ कि मुश्किल उसी को देता है भगवान जो उस मुश्किल को टैकल कर सके। तो शायद मैं इतनी केपेबल थी जो मेरे साथ ये सब हुआ और मैंने टैकल कर लिया, वो फेज निकल गया। उसके बाद 6 महीने बाद पता चला कि वो ऑपरेशन अनसक्सेसफुल था, दोबारा से ऑपरेशन किया। मुझे लगता है अच्छा क्योंकि मेरे आंख से आंसू नहीं निकला इसीलिए शायद भगवान दोबारा से टेस्ट कर रहे हैं, चलो ठीक है इस टेस्ट में भी पास कर लेते हैं, तो दोबारा भी ऑपरेशन करवा लिया। आज भी टाइम टू टाइम चेकअप करवाना पड़ता है उसका। तो वो एक फेज था, निकल गया और ऐसे फेजेस मुझे लगता है कि आते रहेंगे और हमें बस उस चीज को निकालना है। और उस चीज को कितना स्ट्रांगली आप निकालते हैं, कितना पॉजिटिविटी के साथ निकालते हैं, इस पे डिपेंड करता है कि आपका लाइफ इजी है या आपका लाइफ मुश्किल है। तो सारी वुमेन्स को मैं यही कहूंगी कि इंसान जो है ना वो पृथ्वी का सबसे रिफाइंड फॉर्म है जिसको हम बोलते हैं। एक कीड़े मकोड़ा होता है, उसके बाद जानवर होते हैं, पेड़ पौधे होते हैं, लेकिन इंसान का जो रूप है वो सबसे रिफाइंड भगवान ने तैयार किया है। तो आपके पास कैपेबिलिटीज हैं और स्पेशली वुमेन वुमेन एम्पावरमेंट की जरूरत नहीं है, वुमेन का तो रूप ही दुर्गा है। तो उनके पास तो शक्ति ही शक्ति है, लेकिन क्या है कि अपने आप को घबराना नहीं है, उसको आपको टैकल करना है। और हंसते हुए टैकल करेंगे तो रास्ता जो है वो काफी स्मूथ दिखेंगी, और अगर रोते हुए टैकल करेंगे तो बहुत सारे पत्थर दिखेंगे। तो बस इतना ही सिंपल सा चीज है, उसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है। जी मैम, आपने जो बात बताई है एज ए मदर अपने बच्चे को देखना, मैं भी एक मदर हूँ। जब मेरे बच्चे को छोटी सी भी चोट लगती है तो बहुत मुश्किल होता है उसको तकलीफ में देखना, लेकिन इतनी बड़ी चीज को आपने इतना पॉजिटिवली हैंडल किया, तो मैं ये गोल्डन मैंगो चैनल की तरफ से आपको हैट्स ऑफ करना चाहूंगी मैम कि बहुत हिम्मत है अरे आप में, बहुत अच्छे से आपने इन चीजों को संभाला है। थैंक यू सो मच। इस प्लेटफॉर्म से आप विमेन को क्या मैसेज देना चाहेंगे मैम? बस एक ही मैसेज है मेरा, अपने आप को तवज्जो दीजिए, अपने आप को प्रायोरिटाइज करिए। प्रायोरिटाइज का मतलब टॉप में, सबसे टॉप में रखना है अपने आप को। क्यों, मैं बताती हूँ। हम पूरा दुनिया का ख्याल रख लेते हैं, अपने आप को भूल जाते हैं। सुबह से लेके रात तक सबसे पहले उठना और सबसे लास्ट में सोना होता है अपना। सब कुछ देख लेंगे, अपने आप को भूल जाएंगे, ना अपना शरीर का ध्यान रखेंगे, ना अपना खाने का ध्यान रखेंगे। अगर ध्यान रखते भी हैं तो कहीं ना कहीं वो आ जाता है, बच्चे ने एक पीस छोड़ दिया, ओहो फेंकू क्यों, अपना ही खा लेती हूँ। बहुत हेल्थ कॉन्शियस है हम, लेकिन फिर भी वो एक पीस क्योंकि फेंका जाएगा तो वो अपने आप में डाल लिया, डस्टबिन थोड़ी ना है। तो वो चीज समझना बहुत जरूरी है। और सिर्फ अपने आप के लिए नहीं, आने वाले जनरेशन के लिए सोचना है। क्यों? क्योंकि हमने अपने मम्मियों को देखा है कि काम कर, ऑफिस भी करा, फिर घर भी देखा और फिर खुद को भूल गए। वही चीज खुद हमने भी अपनाया, हम भी वही तरीके करते हैं। अगर हम भी वही चीज करेंगे तो हमारा भी बच्चा वही करेगा। तो ये एक जनरेशन को एम्पावरमेंट देना अपने साथ साथ बहुत जरूरी है। तो आप अपने बच्चे को कितना भी किताबी ज्ञान दे लीजिए, कितना भी आप उसको सीख दे लीजिए बैठा के, वो आपको देख रहा है कि आप क्या कर रहे हैं। वो बोलते हैं ना कि जो दिखता है वही दिखता है, तो वो वाला चीज है। तो आप जिस हिसाब से अपना लाइफस्टाइल जी रहे हैं वही आपका बच्चा भी करेगा कहीं ना कहीं। जैसे कि मैंने अपने पापा को देखा था बहुत डिसिप्लिन लाइफ जीते हुए, तो कहीं ना कहीं वो मुझे इंस्पायर किया। वो शायद इंस्पायर नहीं, वो आ ही गया, ऑटोमेटिकली आ गया। तो उस तरीके से अगर आप अपने आप को भी छोड़ दीजिए, आप अपने आप को भी प्रायोरिटाइज मत कीजिए, लेकिन आप अपने बच्चे के लिए जरूर कीजिए अपना लाइफस्टाइल को चेंज। जी मैम,
बहुत ही ब्यूटीफुल मैसेज आपने दिया है विमेन के लिए कि हम अपने आप को नहीं भूलें, अपने आप को भी महत्व दीजिए, अपनी लाइफ को जीना सीखिए, तभी हम लोग अगली जनरेशन को आई थिंक कुछ दे सकते हैं। जो हमने अपनी, जी मैं भी करती हूँ ये, जो मैंने अपनी मम्मी से सीखा है। मेरी मम्मी मतलब कभी उनको ये नहीं लगता कि मैं बहुत ज्यादा काम कर रही हूँ। घर में पापा मेरे जो है वो मतलब इतना वो उन्होंने बाहर का काम कर लिया, फिर वो आराम कर सकते हैं। लेकिन मम्मी का क्या है कि हम्म वो पूरा दिन सुबह से लेके सबके बाद में सोना उनका रहता है, लेकिन हम्म, उनको कभी ये फील ही नहीं होता। वही चीज हमारे अंदर भी आ गई है एज ए बिल्कुल डॉटर की, नहीं हमें भी ऐसा ही करना है, नहीं तो फिर हमारे अंदर की कमियां लोग बताएंगे। तो ऐसा नहीं है, चीजें बदल रही है, अपने आप को समझना, एडुकेट करना एक गर्ल को यही है कि जब आप एजुकेशन एक सही लेते हैं तभी आपको एक क्लैरिटी आती है कि लाइफ होती क्या है। इक्वलिटी की बिल्कुल। हम लोग बात करें, सही से अपनी लाइफ को डिजाइन करें। तो इसी के साथ इतनी ब्यूटीफुल आज आपने अपनी जर्नी हमारे साथ शेयर करी है, उसके लिए आपका बहुत बहुत थैंक यू मैं करना चाहती हूँ मैम। माय माय प्लेजर, बहुत अच्छा लगा। और कभी ऐसा लोग पूछते नहीं हैं जनरली कि मतलब ये दिल की बात आज सारी निकली है मेरी। और वाकई में मैं जी चाहती हूँ कि आज का जनरेशन और जो वुमेन है वो इसी तरह से जिए अपने लाइफ को। और सिर्फ वुमेन नहीं, मुझे तो लगता है कि अब मेरा तो बेटा और बेटी दोनों हैं, तो मैं चाहती हूँ कि जो बॉय चाइल्ड है उनको शिक्षित करना ज्यादा जरूरी है आज के टाइम में, कि वो कैसे एक लड़की बिल्कुल। को ट्रीट करे और रिस्पेक्ट दे। जी तभी जाके जो है वुमेन जी, एम्पावरमेंट फैलेगी और ज्यादा। सही मायने में होगा। जी, ये बात मैं भी कई सारे सेशंस में ये बात आ चुकी है कि एज ए मदर हमें अपने बेटों को सिखाना होगा कि किस तरीके से वो एक लड़की को रिस्पेक्ट करें। जी तो ये बहुत जरूरी है। बहुत ही ब्यूटीफुल आज का सेशन रहा आपके साथ, बहुत ही इंफॉर्मेटिव था। तो इसी के साथ आज अनमोना जी से विदा लेते हैं, और फिर मिलेंगे आपसे एक रियल सक्सेस स्टोरी के साथ, एक ट्रू स्टोरी के साथ, एक इंस्पिरेशनल स्टोरी के साथ। तो तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हंसते रहिए, थैंक यू मुस्कुराते सो मच। रहिए। नमस्कार।